वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का नया टॉपिक वारंट ऑफ अरेस्ट। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है वारंट ऑफ अरेस्ट, जो कि चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस का पार्ट बी है और ये सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 81 के बीच में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला सेक्शन 70, जो कि कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। एक बार हम बेरैक की लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड shall be in written signed by presiding officer of court and shall bear the seal of court. Every such warrant shall remain in force until it cancelled by the court which issued it until it executed. ये सेक्शन ये कहता है कि जब भी कोई कोर्ट किसी वारंट को इशू करेगी तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसे ओरली नहीं, वो जो वारंट होगा वो ओरल फॉर्म में नहीं होगा, ओरली नहीं दिया जाएगा, रिटन फॉर्म में होगा। और उसमें प्रिसीडिंग ऑफिसर, कोर्ट के प्रिसीडिंग ऑफिसर यानी कि कोर्ट के जज की जो उसे इशू कर रहा है उसका सिग्नेचर होगा और जिस कोर्ट के द्वारा उसे इशू किया जा रहा है उसकी सील होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर CJM इशू कर रहा है या सेशन कोर्ट इशू कर रहा है या JMFC इशू कर रहा है तो उनकी सील उस पर लगी होगी। और ये जो वारंट होगा ये एक ही कॉपी में इशू होगा। जैसे हमने समन में देखा था कि समन 2 कॉपी में इशू किया जाता है, एक कॉपी जो कि सामने वाले व्यक्ति को दी जाती है और एक जो कि जो ऑफिसर रहता है वो अपने पास रखता है। लेकिन यहाँ पे जो वारंट है वो केवल एक ही फॉर्म में इशू होगा, उसकी केवल एक ही कॉपी रहेगी। देखते हैं सबसेक्शन 2। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशू इट और अंटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड। मतलब जो भी वारंट होगा जैसे किसी कोर्ट ने इशू किया होगा वो तब तक इन्फोर्स रहेगा, मतलब तब तक पावर में रहेगा या तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मतलब जब तक जो ऑफिसर है या जो व्यक्ति है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए गया है, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए गया है, या तो जब तक वो पर्सन अरेस्ट ना हो जाए या फिर जिस कोर्ट ने उसे इशू किया है जब तक वो खुद उसे कैंसिल ना कर दे। मतलब एक एग्जांपल अगर हम देखें कि मान लीजिए JMFC की कोर्ट है, उसने एक वारंट 1 जनवरी को इशू किया है, 1 जनवरी 2020 को इशू किया है और 2-3 दिन में उसे, मान लीजिए 3 या 4 जनवरी को उसे ऐसा लगता है कि ये जो वारंट है जिस व्यक्ति के खिलाफ इशू किया गया है इसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है तो इसके खिलाफ वारंट इशू नहीं करना चाहिए या फिर एक सामान और इशू कर देना चाहिए। तो ऐसे में वो उस वारंट को कैंसिल कर देगी। लेकिन मान लीजिए अगर उसने कैंसिल नहीं किया तो वो वारंट अभी भी पावर में है। तो अब वो वारंट कब उस वारंट की पावर ख़त्म होगी? जैसे ही उस वारंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मतलब जो भी ऑफिसर उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए गया है, जब उस व्यक्ति को वो पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा, अपनी कस्टडी में ले लेगा, तब उस वारंट की पावर ख़त्म हो जाएगी और वो वारंट एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। हम देखते हैं सेक्शन 71 जो कहता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ टू बी टेकन। एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन may in its discretion direct the endorsement on the warrant that if such person execute a bond with sufficient securities and sureties for his attendance before the court at the specified time and thereafter until otherwise direct the court that the officer to whom the warrant is directed shall take such sureties and shall release such person from custody। मतलब जो भी कोर्ट है जो उस वारंट को इशू कर रही है वो उस वारंट में ये चीज़ एंडोर्स कर देगी कि जो व्यक्ति जिसे अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया गया है वो अगर सफिशेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड के साथ सफिशेंट श्योरिटीज़ अगर दे देता है और इस बात का भरोसा दिला देता है कोर्ट को कि जिस टाइम पे कोर्ट उसे बुलाएगी पेशी के लिए कोर्ट में तब वो वहाँ पे आ जाएगा, तो जो ऑफिसर उसे एंडोर्स करने गया है उस वारंट को वो उसे वहीं पे अपनी कस्टडी से छोड़ देगा और उसे बेल दे देगा। मतलब मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट इशू किया है और कोर्ट ने उसमें लिखा है कि अगर वो व्यक्ति चाहे तो इतनी इतनी रुपए की श्योरिटी बॉन्ड भर के और इतनी श्योरिटीज़ दे के अपने आप को कस्टडी से रिलीज़ करवा सकता है, मतलब बेल ले सकता है। और अगर वो पर्सन उतना बॉन्ड रख के उतनी श्योरिटीज़ दे देता है उस व्यक्ति को जो उसे अरेस्ट करने आया है, तो वो व्यक्ति उसे अपनी कस्टडी से छोड़ देगा। लेकिन उसमें ये शर्त रहेगी कि अब उसे उस डेट पर कोर्ट में आना पड़ेगा जो डेट्स उसमें वारंट में दी हुई हैं। इसके नीचे सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं एंडोर्समेंट के। सबसे पहला है नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़,
मतलब कोर्ट तय करेगा कि अगर आप बॉन्ड भर रहे हैं तो आपको बॉन्ड के साथ कितनी श्योरिटीज़ देनी है, 1 श्योरिटी, 2 श्योरिटी, 3 श्योरिटीज़। और दूसरा है अमाउंट इन विच द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट वारंट इज इशूड इज़ टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंडेड। हम कोर्ट जो होगा वो अमाउंट भी तय करेगा कि कितना अमाउंट होगा बॉन्ड का। आप अपने मन से कोई अमाउंट नहीं भर सकते कि आपने 1000 रुपये 2000 रुपये भर दिया। कोर्ट जितना अमाउंट तय करेगा बॉन्ड का उतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा और उसके साथ उतनी श्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी कि आप कोर्ट में आएंगे। तीसरा पॉइंट जो है, एट द टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द कोर्ट। उस इंडोर्समेंट में ये भी लिखा होगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ये वारंट इशू किया गया है, अगर वो बॉन्ड लेता है, बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, श्योरिटीज़ भरता है और बेल ले लेता है, तो उसे किस किस टाइम पर कोर्ट में आना होगा और पेशी देनी होगी। ये सारी चीज़ें कोर्ट फिक्स करता है और वो उस वारंट के साथ एंडोर्स कर देता है उसी के अंदर। इसका सबसेक्शन 3 कहता है, व्हेन एवर श्योरिटी इज टेकन अंडर द सेक्शन द ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड दैट बॉन्ड टू द कोर्ट। अब कोई अगर इस सेक्शन के अंडर इस वारंट के खिलाफ श्योरिटीज़ लेता है, बॉन्ड भरता है, तो जो बॉन्ड उसने भरा है वो बॉन्ड देगा उस व्यक्ति को जो उसे अरेस्ट करना है, उस ऑफिसर को। और वो उस ऑफिसर का काम होगा कि वो बॉन्ड, वो श्योरिटीज़ वो ले जाके किसको दे दे, उस कोर्ट को जिसने वो वारंट इशू किया था। मतलब वो बॉन्ड्स जो उसे मिले हैं, जो उस व्यक्ति ने दिए हैं अपने बेल के लिए, वो किसको ले जाके दे देगा, उस कोर्ट को दे देगा जिसने वो वारंट इशू किया था। अब हम देखते हैं सेक्शन 72, वारंट टू whom डायरेक्टेड। इस सेक्शन का मतलब है कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो होगा वो किसे दिया जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, और किससे डायरेक्ट किया जाएगा कि आप ये वारंट लेके जाएं और किसी को पकड़ के लेके आएँ। या तो वो कोई पुलिस ऑफिसर होगा, कोर्ट क्या करेगी, किसी एक या एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को वारंट दे देगी कि आपको जाना है और इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाना है। या फिर कोर्ट क्या करेगी, अगर कोर्ट चाहती है कि इमीडिएट एक्शन हो, तुरंत उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, या फिर मान लीजिए अगर पुलिस जाती है तो वो व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा पुलिस को देख के, तो वो क्या करेगा, कोर्ट के पुलिस के अलावा किसी और जन को वो ये वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दे देगा, किसी कॉमन पर्सन को। मान लीजिए वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो किसी सोसाइटी में रहता है, तो अब कोर्ट क्या करेगा, या तो उसके किसी पड़ोसी को या उस सोसाइटी के जो सेक्रेटरी होगा उसको ये वारंट दे देगा और उसे पावर्स दे देगा कि आपको इस व्यक्ति को यहाँ से, जो आपकी सोसाइटी में रहता है, इसे अरेस्ट करना है और इसे कहाँ लेके जाना है, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लेके जाना है, जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है। तो ऐसे पुलिस के अलावा भी किसी दूसरे जन को भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, बट जनरली पुलिस को ही दिया जाता है बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर मान लीजिए उस बॉन्ड में ही दिया है, ये एंडोर्स किया गया है कि इसमें बेल का भी प्रोविज़न है, आप बस प्रॉपर श्योरिटीज़ रख के बेल भी ले सकते हैं, तो वो बेल उस व्यक्ति, मान लीजिए कोई कॉमन व्यक्ति अगर वो वारंट एग्जीक्यूट कराने गया है तो उसे बेल नहीं देंगे। मतलब वो जो बेल अगर वो व्यक्ति लेना चाहे तो वो पैसा, वो श्योरिटीज़ उसे नहीं देगा, वो उस ऑफिसर को देगा जहाँ पे वो व्यक्ति उसे छोड़ के आएगा। जो मान लीजिए पर्सन ए को बोला गया कि आपकी सोसाइटी में एक बी नाम का व्यक्ति रहता है और आपको उसको अरेस्ट करना है, और जो वारंट दिया है उसमें बेल का भी प्रोविज़न है कि आप श्योरिटीज़ के साथ, बेल के साथ, सॉरी बॉन्ड के साथ बेल ले सकते हैं। तो अब अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो वो बॉन्ड किसे देगा, उस कॉमन पर्सन को तो देगा नहीं जो उसे अरेस्ट करने जा रहा है। वो किसे बॉन्ड देगा, उस पुलिस ऑफिसर को देगा जो उसके एरिया में है, जहाँ पे ये व्यक्ति उसे छोड़ के आएगा जिस पुलिस स्टेशन में, तो उस व्यक्ति को वो बॉन्ड देगा। और उसी व्यक्ति का काम होगा कि वो बॉन्ड कहाँ फॉरवर्ड कर दे, उस कोर्ट में जहाँ से उस वारंट को इशू किया गया है। या फिर अगर वो बॉन्ड नहीं देता है, श्योरिटीज़ नहीं देता है, बेल नहीं लेता है, तो ये उस पुलिस ऑफिसर का काम बन जाएगा, जो टीआई होगा उस थाने का, कि उसे 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और अगर वो बेल ले लेता है तो जो डेट्स दी होंगी वारंट के अंदर, उसे उन डेट्स पे खुद ही कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 73, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM or magistrate of first class JMFC direct a warrant to any person within the local jurisdiction for the arrest or escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offence and is evidently arrest। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या फिर जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा, वो अपने एरिया में किसी भी व्यक्ति को ये जो वारंट होगा इसे अरेस्ट
इसे एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकता है। किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जो कि क्या हो, कहीं से एस्केप्ड हो, मतलब वो या तो जेल तोड़ के भागा हो, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, मतलब पुराना अपराधी हो, या फिर कोई ऐसा ऑफेंडर हो जिसने क्या किया, कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस का अक्यूज हो। तो ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति को भी, अदर देन पुलिस, किसी दूसरे कॉमन सिटीजन को भी आप, जो कोर्ट होगी वो वारंट दे देगी एग्जीक्यूट करने के लिए। हम देखते हैं इसका सेकंड सब सेक्शन। सच पर्सन shall acknowledge in return the receipt of the warrant and shall execute it the person for whose arrest it was issued or enter to any property or other land within his charge। मतलब कोई भी व्यक्ति जो होगा जिसको ये जिसको ये वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है, वो अपना एक्नॉलेजमेंट के साथ, मतलब कोर्ट किसी को भी फोर्स नहीं करेगी कि नहीं आपको ये जो वारंट एग्जीक्यूट करना है, सामने वाले को एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, अपनी सहमति देनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये वारंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वो ये अपनी सहमति कैसे देगा, वो रिटर्न में देगा, लिख के उस वारंट के साथ लगा देगा कि हाँ मैं अपनी सहमति दे रहा हूँ, मैं ये वारंट एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास ही पावर आ जाएंगी एक्नॉलेजमेंट देने के बाद कि वो उस एरिया में जहाँ वो रहता है, या उतनी एरिया की पावर, जितने एरिया की पावर उसे कोर्ट ने दी है, वहाँ पे उस व्यक्ति को पकड़ सकता है। मतलब जिस एरिया की पावर या तो कोर्ट ने उसे दी है, या जिस एरिया में वो रहता है उतने एरिया में वो उस व्यक्ति को पकड़ सकता है। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3। व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued in arrest, he shall be made over with the warrant to be nearest police officer, who shall cause him to be the taken before magistrate having jurisdiction in the case unless security to be taken under section 71। मतलब जो भी पर्सन, किसी कॉमन सिटीजन को जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, तो वो खुद उसे मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाएगा, वो उसे कहाँ ले जाएगा, वो उसे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा। उसके एरिया में जो पुलिस स्टेशन होगा वो उसे वहाँ लेके जाएगा और वहाँ उसे दे देगा। और अब ये वहाँ के टीआई का काम होगा कि वो उसे लेके जाए उस मजिस्ट्रेट के पास जिसने ये वारंट इशू किया है। लेकिन अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दिया और श्योरिटीज़ के साथ बेल ले ली, तो फिर पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं जाएगी। फिर वो उस व्यक्ति का खुद का काम बन जाता है कि अब उसे खुद जो टाइम वारंट में दिया है उस टाइम पे कोर्ट में पहुंचना है। और अगर मान लीजिए वारंट में जो बॉन्ड दिया है वो उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट नहीं करता है, बेल नहीं लेता है, तो फिर पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 74, जो कि है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। मान लीजिए किसी एक ए नाम के पुलिस ऑफिसर को ये वारंट दिया गया था एग्जीक्यूट करने के लिए। वो कोई हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अन्य पुलिस ऑफिसर है, उसे दिया गया है वारंट एग्जीक्यूट करने को, और वो उस टाइम पे उस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा है, तो वो अपनी जगह किसी दूसरे ऑफिसर का नाम उसमें एंडोर्स करके उसे ये वारंट दे देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब मान लीजिए कोर्ट ने, जेएमएफसी की कोर्ट ने एसपी को दे दिया ऑर्डर कि भाई ये वारंट है, ये तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। एसपी ने बोला, एसपी खुद नहीं जा रहा है, एसपी को कोई कुछ और काम है तो खुद नहीं जा पा रहा है, तो वो अपने किसी सबऑर्डिनेट का, मान लीजिए किसी जो थाने के अंदर उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, उस थाने के टीआई का नाम उस वारंट के ऊपर एंडोर्स कर देगा और उसे ये पावर्स दे देगा कि अब मेरी जगह तुम जाओ और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेके आओ। मतलब अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है और वो खुद उसे ना कर पाए, तो वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम भी उस पर एंडोर्स कर सकता है और उसे ही ऑर्डर दे सकता है कि मेरी जगह तुम इसे एग्जीक्यूट करो। अब देखते हैं सेक्शन 75, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट और of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। मतलब पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा कॉमन सिटीज़न, कोई दूसरा व्यक्ति जब कोई वारंट एग्जीक्यूट करने जा रहा है, तब वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा है उसे ये बताएगा कि उसे किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है और उसने क्या किया है। और अगर ज़रूरी लगता है तो वो उसे वारंट भी दिखा सकता है कि हमारे पास वारंट है, इसमें दिया हुआ है कि आपने क्या किया है और वो किस वजह से आपको अरेस्ट करने आया है। मतलब सामने वाला व्यक्ति जिसे आप अरेस्ट करने जाएंगे, आपको उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि
आप उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसने क्या किया है, और अगर ज़रूरी लगे तो उसे आप वारंट भी दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 76, पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट without unnecessary delay bring such person arrested before the court which he is required by the law to produce such person, provided that such delay shall not in the case exceed 24 hours exclusively for the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. अब जो व्यक्ति मतलब पुलिस ऑफिसर या किसी कॉमन सिटीज़न ने जिसने भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है वारंट लेकर, उसे बिना किसी डिले के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अब मान लीजिए उसे जहाँ से अरेस्ट किया गया है वो जगह इतनी दूर है कि वहाँ 24 घंटे में मतलब उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट और उस जगह के बीच में इतनी दूरी है कि 24 घंटे में नहीं पहुँचा जा सकता। तो ऐसे में क्या होगा, प्रोवाइडेड कहता है कि मान लीजिए अगर वो जगह इतनी दूर है तो वो जो टाइम है ट्रैवल का, मतलब जहाँ से अरेस्ट किया गया वहाँ से लेके जो जगह मजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन के अंडर आती है वहाँ से लेके वहाँ तक का जो टाइम ट्रैवलिंग टाइम है उसे उस 24 घंटे में से हटा दिया जाएगा, उसे वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जुरिसडिक्शन के अंडर आ जाते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मतलब जो ट्रैवल टाइम है वो उस 24 घंटे में से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने वहीं से उस व्यक्ति को पकड़ा है जुरिसडिक्शन के अंदर ही, तो फिर आपको 24 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा। देखते हैं सेक्शन 77, वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट द प्लेस इन इंडिया। अब इंडिया का कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी जज जो भी वारंट इशू करता है उसे पूरे इंडिया में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मतलब जिस भी व्यक्ति के खिलाफ वो वारंट इशू किया गया है उसे आप वो पूरे इंडिया में जहाँ कहीं भी रहता हो उसे वहाँ जाके पकड़ के ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टेट चेंज हो गया तो नया वारंट करवाना पड़ेगा, नहीं। मान लीजिए मध्य प्रदेश से कोई वारंट इशू हुआ है और दिल्ली के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो आप वो वारंट लेके जा सकते हैं और उसको अरेस्ट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। देखते हैं सेक्शन 78, वन वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिसडिक्शन। ये सेक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है और उसे अरेस्ट करना है, तो अब उसे कैसे अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो जो जुरिसडिक्शन से बाहर रहता है तो अब जो वारंट है वो कौन लेके जाएगा और उसे अरेस्ट कैसे किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति जिस भी पुलिस ऑफिसर को ये डायरेक्ट किया जाएगा कि आपको जाना है और वहाँ जाके इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है जिसे अरेस्ट करना है वहाँ के या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर वहाँ का कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो कि ऑफिसर की रैंक मिनिमम ऑफिसर की रैंक का होना चाहिए, उसकी रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी ऑफिसर से उसे इंडोर्स करवाएगा कि मैं आपके एरिया में इस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा हूँ, और वहाँ पे फिर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट ऑथराइज टू द पुलिस ऑफिसर टू whom the warrant is directed to execute the same as the local police officer shall if so required assist such officer to executing warrant। अब जिस भी पुलिस ऑफिसर का नाम उसके ऊपर एंडोर्स किया गया है उसे अरेस्ट करने के लिए, उसके पास ये सफिशिएंट अथॉरिटी होगी कि वो उस व्यक्ति को दूसरे जुरिसडिक्शन में भी अरेस्ट कर सकता है, और जो जिस एरिया में उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर होगा, जो भी इंस्पेक्टर रैंक का जो भी पुलिस ऑफिसर होगा, उससे अगर ऐसा लगता है उसे कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए जो इस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो उसकी मदद भी कर सकता है। और अगर मान लीजिए वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसने अपने यहाँ के किसी ऑफिसर का नाम उस पर एंडोर्स कर दिया कि आप नहीं करेंगे, आप हमारे जुरिसडिक्शन में हैं, तो हमारे यहाँ का कोई पुलिस ऑफिसर जाएगा और उसे अरेस्ट करेगा, और तो ऐसा भी कर सकते हैं, वहाँ का पुलिस ऑफिसर भी उसे अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ के पुलिस ऑफिसर से अरेस्ट करने में टाइम लग रहा है, मतलब एंडोर्समेंट में टाइम लग रहा है, हमने एंडोर्समेंट के लिए दिया है वारंट, अब 1-2 दिन एंडोर्समेंट में लग रहा है, फिर वो पुलिस ऑफिसर कब जाएगा, कब अरेस्ट करेगा, इससे अच्छा हम बिना एंडोर्स करवाए केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके ही हम खुद जाके, मतलब जो ऑफिसर उसे लेके आया वो खुद जाके भी उसे अरेस्ट कर सकता है। मतलब बिना एंडोर्समेंट के, बिना किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को फॉरवर्ड करे वो खुद भी उसे अरेस्ट कर सकता है।
हम देखते हैं सेक्शन 80 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट फॉर पर्सन अगेंस्ट whom वारंट इशूड। ये सेक्शन बताता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करा है और वो कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आता है, जहाँ से अरेस्ट किया गया है वो एरिया कोर्ट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आता है और वहाँ से उसे वापस कोर्ट लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब वो जो एरिया है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा में है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर होगा वो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा जहाँ पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो वहाँ उसे ले जाएगा और उसे वहाँ पेश कर देगा उस टाइम के लिए। और अगर वो व्यक्ति चाहे तो वहाँ से बॉन्ड एग्जीक्यूट करके श्योरिटीज़ दे के बेल भी ले सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो एरिया 30 किलोमीटर से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को 30 जुरिसडिक्शन के बाहर 30 किलोमीटर के अंदर पकड़ा गया है तो फिर उसे उसी मजिस्ट्रेट के पास लाना पड़ेगा जिसने वो वारंट एग्जीक्यूट किया है। और अगर 30 किलोमीटर के बाहर पकड़ा गया है तो जहाँ पकड़ा है वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होगा उसे उस वक्त वहाँ पेश कर दिया जाएगा। और अगर वो व्यक्ति चाहे तो वहाँ पे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकता है श्योरिटीज़ के साथ जितनी उस वारंट में दी हुई हैं। और वो श्योरिटीज़ और वो बॉन्ड किसे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, वो कोर्ट जहाँ पे वो भरी गई है वो उसे उस कोर्ट को फॉरवर्ड कर देगी जिसने वो वारंट इशू किया था, वो अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये था सीआरपीसी में प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के अंदर वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रोविज़न। मतलब किस तरह से किसी व्यक्ति को कंपेल कर सकते हैं प्रेजेंट होने के लिए कोर्ट के सामने, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में समन, और इस वीडियो में हमने देखा वारंट ऑफ अरेस्ट। इसके अगली वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।